Hello and welcome everybody. Welcome to our channel. Guys, we have been studying noun for Air Force and Navy examination और मैंने आपको noun में बहुत सारी चीजें पढ़ा दी. Today we are gonna deal about a very small topic. आज एक बहुत छोटे से टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं which is case. Case का मतलब होता है कारक. You might have heard or you might have read these things in Hindi as well. आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा. कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान, अपदान, संबोधन, अधिग्रहण इत्यादि इत्यादि इत्यादि. इंग्लिश में सॉरी इत्यादि नहीं, 8 ही होते हैं हिंदी में. इंग्लिश में ठीक उसके आधे होते हैं यानी 4. पहला जो होता है हमारा वो है नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस को हिंदी में हम कर्ता कारक भी कहते हैं. Now before starting nominative case, let me again tell you something related to sentence structure. Sentence structure जो है वो इस तरह बनता है S plus V plus O, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि subject S stands for subject जिसका मतलब होता है कर्ता, V stands for verb जिसका मतलब होता है क्रिया, and O stands for object जिसका मतलब होता है कर्म. सबसे पहले तो ये समझे कि verb क्या है. तो वर्ब का डेफिनेशन होता है कि स्टेट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. स्टेट ऑफ एक्शन मतलब कोई भी जो काम होगा, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, करना, खाना, खरीदना, समझना, होना, रोना इत्यादि, वो सब वर्ब्स कहलाएंगे. और जो भी ये वर्ब्स हैं यानी काम है, जो क्रियाएं हैं, इनको करने वाला वन हु परफॉर्म्स द वर्ब्स, जो वो वर्ब्स को परफॉर्म करेगा, जो टास्क को परफॉर्म करेगा, उसे ही हम कहेंगे सब्जेक्ट. तो जो सब्जेक्ट का काम करे, जो सब्जेक्ट के स्थान पर आए, जो कर्ता बने, उसे ही हम नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक कहते हैं. आप इसकी हिंदी भी चाहे तो नोट कर लें, कर्ता कारक. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा राम, तो ये एक नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम करता है. जैसे राम प्लेज हॉकी. जैसे मैंने कहा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इटीसी, क्योंकि नाम तो कई सारे हो सकते हैं और जब ये सारे काम करते हैं सब्जेक्ट का, तब इन्हें कहा जाता है नॉमिनेटिव केस. दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस. हिंदी में इसे कहते हैं कर्म कारक. अब हम लोगों ने यहां 2 चीजों को समझा, थोड़ा सा इसको और समझ लें कि वर्ब हो गया स्टेट ऑफ एक्शन यानी कोई काम, सब्जेक्ट हो गया वो परफॉर्म्स द टास्क, जो काम को करे. जब कर्ता किसी कार्य को करता है तो उससे कुछ प्रभावित भी होता है. वो कार्य जहां जाकर खत्म होता है उसे ही हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने कहा राम पढ़ता है, तो इसमें काम हुआ पढ़ने का. पढ़ कौन रहा है? राम. तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट. अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन अगर मैंने कहा कि राम किताब पढ़ता है, तो काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ रहा है राम. राम क्या पढ़ता है? तो किताब. पढ़ने का काम किताब पर जाकर खत्म हो रहा है, किताब पढ़ाई से प्रभावित हो रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट बन रहा है. तो जो भी ऑब्जेक्ट बने, जो भी ऑब्जेक्ट का काम करे, उसे ही हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस. कुछ एग्जांपल्स ले लें. जैसे कि फिर राम को भी ले सकते हैं एग्जांपल में, क्योंकि नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है. उसके बाद आ गया हमारा मी, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ईटीसी. सॉरी, ये मैंने आपको लिख दिया पॉसेसिव केस, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, इसको भी मैं मिटा दूं पूरा. अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ईटीसी. क्योंकि जितने भी नाम होंगे वो सारे वापस ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं. तो जो सब्जेक्ट का काम करे नॉमिनेटिव केस, जो ऑब्जेक्ट का काम करे ऑब्जेक्टिव केस. और तीसरा होता है पॉसेसिव केस. पॉसेसिव केस की हिंदी होती है संबंध कारक. सीधी सी बात है, जो संबंध बतलाने का कार्य करे उसे ही हम पॉसेसिव केस कहते हैं. एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें. मैंने कहा राम्स, तो ये राम का पॉसेसिव केस हो गया, यानी राम का इसका हिंदी हो गया. अगर प्रोनाउंस में चले तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर,
ईटीसी, क्योंकि फिर जितने नाम होंगे उस समय या तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा या उसके पहले ऑफ लगेगा। अभी मैं उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा एक और केस होता है वोकेटिव केस, जिसका कोई यूज नहीं है, इसलिए उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है। नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, पॉसेसिव केस जो संबंध बतलाने का कार्य करता है। आइए अब के इस चार्ट को जरा देखें और इस चार्ट को देख करके चीजों को समझने की कोशिश करें। देखिए मैंने यहाँ एनसी लिख रखा है, एनसी का मतलब हुआ नॉमिनेटिव केस। यहाँ पीसी लिख रखा है, पीसी का मतलब पॉसेसिव केस, और ओसी का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ये जो पूरा पोर्शन है ये सिंगुलर का पोर्शन है। अब यहाँ आते हैं, देखिए प्लूरल में फिर वही चीज लिखी हुई है, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि सब्जेक्ट में भी सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, और ऑब्जेक्ट में भी सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, इसलिए बिल्कुल अलग बनाया गया है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में आते हैं। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है, जैसे आई या वी। सेकंड पर्सन जो सुनता है, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे बोला जाए, जैसे कि यू। और थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन अबाउट। तो आई और वी और यू को छोड़कर दुनिया में सब थर्ड पर्सन होता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, आई सिंगुलर में आता है और वी प्लूरल में आता है। तो आई का पॉसेसिव केस, आई मतलब मैं, तो माई मतलब मेरा। माई के साथ साथ माइन भी यूज होता है। कैसे यूज होता है अभी मैं बता रहा हूं आपको। और मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी मुझे, जैसे आई लाइक पेन, मुझे पेन पसंद है, तो पसंद करना वर्ब हुआ, आई सब्जेक्ट हो गया। प्लीज गिव मी माई पेन, कृपया मुझे मेरा पेन दो, तो गिव के बाद मी जो आपने लगाया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई माई मी। इधर जाते हैं प्लूरल में, तो वी मने हम, उसका पॉसेसिव केस हो गया आवर यानी हमारा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया अस यानी हमें। आई माई मी वी आवर अस। यहाँ ये यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, अगर हिंदी होगी तुम और आप, तो योर तुम्हारा या आपका, यू तुम्हें या आपको। फिर प्लूरल में भी जाते हैं तो यू का प्लूरल यू ही होता है। देख लीजिए, यू का मतलब तुम लोग या आप लोग, तो योर मतलब तुम लोगों का या आप लोगों का, और यू मने तुमको या आपको। तो यू योर यू, यू योर यू। उसी तरह ही का देखिए, ही हिज हिम, शी हर, इट इट्स इट, या कोई भी एक नाम जैसे कि राम, तो ये कहलाते हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और यहां आते हैं तो देखिए इन सब का प्लूरल एक ही होता है, दे का मतलब होता है वे, या एक से अधिक नाम जैसे राम, मोहन एंड सोहन, तो ये कहलाएंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसका पॉसेसिव केस हमेशा होगा देयर और ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। जो बच्चे हैं, आप लोग स्टडीज अगर करते हैं और अगर आपने नरेशन वगैरह बनाने के सीखा होगा, स्कूल डेज में इसकी पढ़ाई की होगी, तो आपने सुना होगा ऐसे बच्चे रटते हैं, आई माई मी वी आवर अस, यू योर यू, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। ऐसे ही करके वो जो है इसको रटते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं। अगर ये केस चार्ट आपके पास रहेगा उपलब्ध, तो आप हमेशा देख पाएंगे कि कौन क्या करता है, मतलब कि मी क्या होता है, हिम क्या होता है। आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आई माई मी और वी आवर अस कैसे काम कर रहे हैं। तो इन्हें हम कहते हैं केस चार्ट। इसे अच्छे से समझ लें, देख लें, और इसके बाद मैं फिर एक नई चीज पर आऊंगा, उसको दिखाऊंगा कि कैसे इनका क्या यूज होता है। अब केस चार्ट में जो कुछ चीजें थी उस पर अगर आप ध्यान दें, तो पॉसेसिव केस जो होता है वो दरअसल में अपना का इंग्लिश होता है। हर सब्जेक्ट के साथ अपना का इंग्लिश ही उसका पॉसेसिव केस हुआ। जैसे अभी मैंने बोला आई मतलब मैं, तो उसका पॉसेसिव केस आपने देखा कि लिखा हुआ था माई यानी मेरा। वी मतलब अगर कहा मैंने कि हम, तो आवर लिखा हुआ था हमारा। इसमें आपने देखा कि हमने एक और चीज लिख रखा था कि माई के साथ माइन भी लिख रखा था, आवर के साथ आवर्स भी लिख रखा था। तो ये वाला कब यूज करते हैं, ये तो आपको यूज करना मालूम ही है कि इसके बाद अमूमन नाउ आता है, जैसे माई पेन, माई बुक, इस तरह। तो ये कैसे यूज करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए इनका जो यूज होता है ना, ये तो नाउन के पहले किया जाएगा, ये तय है। अपना के हिंदी में इनका यूज नाउन के पहले होगा, और ये भी उसी तरह यूज किए जाते हैं, बस इनका यूज नाउन के बाद होता है। ये ध्यान रखना है, समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि दिस इज माई पेन, तो इसका मतलब हुआ यह मेरा कलम है। इसी बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि दिस पेन इज माइन। हिंदी सेम होगी, दोनों की हिंदी सेम रहेगी कि यह मेरा कलम है। तो आप देख रहे हैं कि माइन कहाँ है, ये नाउन के बाद आ गया है, और माई कहाँ है, नाउन के पहले है। तो सिंपली आपको पॉसेसिव केस में यही याद रखना है कि आप जो पॉसेसिव केस का पहला वाला स्टफ यूज करेंगे तो वो नाउन के पहले यूज करेंगे, और पॉसेसिव केस का बाद वाला स्टफ यूज करेंगे तो वो नाउन के बाद यूज होगा। हिंदी में कोई बदलाव नहीं होगी, हिंदी वुड रिमेन सेम।
अब थोड़ी सी बात वापस पॉजेसिव केस की फिर कर ले। ये जो आपने देखा आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ये तो प्रोनाउन का पॉजेसिव केस हुआ। लेकिन नाउन का पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे? तो नाउन का दो केस बना बनाया होता है। सिर्फ नाउन के पॉजेसिव केस के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि नाउन का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बना होता है। आप देखें एग्जांपल से समझे कि राम प्लेज हॉकी, तो इसका मतलब हुआ राम हॉकी खेलता है। तो यहाँ काम खेलने का हो रहा है, यानी खेलना हमारा वर्ब हो गया। कौन खेल रहा है? राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब नॉमिनेटिव केस अभी मैंने बताया। और एक सेंटेंस देख लीजिए कि आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूं। तो पसंद करना वर्ब हो गया। कौन पसंद करता है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं किसे पसंद करता हूं? राम को। तो राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का मतलब अभी मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देख रहे हैं कि नाउन का दो केस जो है वो बना बनाया होता है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसे हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट ही होते हैं, बने बनाए होते हैं। लेकिन इसका पॉजेसिव केस, नाउन का पॉजेसिव केस बनाना पड़ता है। और कैसे बनाते हैं? तो नाउन का पॉजेसिव केस बनाने के दो नियम हैं। हालांकि आपका जो नाउन का पॉजेसिव केस बनाने का नियम है ये बिल्कुल दो ही है, और इस दो में भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे डिटेल्ड में, जैसे एसएससी लेवल का जो हम लोग स्टडी कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हैं। लेकिन इसमें बहुत छोटी सी बात है जो आपको केवल समझ भर लेनी है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोल रखा है कि नाउन से मेनली आपको दो ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और एक आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसी दोनों से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, एक दो नंबर के ही। लेकिन फिर भी इसको जान ले, क्योंकि हो सकता है आपको प्रोनाउन में ये हॉन्ट करे, इसलिए इसको समझे। नाउन का पॉसेसिव केस बनाने का दो नियम है। पहला है, नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस, ऊपर वाले कॉमा को अपोस्ट्रोफी कहते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, ये एक तरीका होता है नाउन का पॉसेसिव केस बनाने का। और दूसरा तरीका होता है नाउन के पहले ऑफ लगाकर। ये दो तरीकों से हम नाउन का पॉसेसिव केस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल समझे, अगर हमें कहना है कि राम की गाय, तो अब इस काके की का ही जो आप इंग्लिश डालेंगे ना, वही नाउन का पॉसेसिव केस होगा। या तो आप इसको ऐसे बनाएं, राम्स काउ, या फिर आप इसको ऐसे बनाएं, द काउ ऑफ राम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नाउन के पहले ऑफ लगा है, यहाँ नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है। हालांकि राम की गाय का सही इंग्लिश राम्स काउ है, द काउ ऑफ राम गलत है। तब आप पूछेंगे क्यों गलत है, क्यों सही है? तो इसके लिए आपको अपोस्ट्रोफी एस का थोड़ा सा यूज समझना पड़ेगा कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां होता है। तो आदमी के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। तो यहाँ देख रहे राम आदमी का ही नाम है ना, इसलिए राम स्काउ सही है। आदमी के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। डिटेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप में से जो भी डिटेल्ड ग्रामर में इसको और ज्यादा पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि कुछ केसेस हैं जिसमें ये उल्टा सीधा किया जा सकता है। लेकिन 90% केसेस की बात कर रहा हूं जो आपके लेवल तक के लिए ठीक है। तो आदमी के साथ हम क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के साथ, आदमी के साथ साथ कोई जीवित प्राणी हो, जैसे हमें कहना है चिड़िया के पंख, तो हम लोग विंग्स ऑफ बर्ड्स नहीं बोलेंगे, बर्ड्स विंग बोलेंगे, बर्ड्स विंग्स। अभी बर्ड्स का मतलब प्लूरल नहीं हो रहा है, ये इस तरह से आपको करना है, ए बर्ड्स विंग्स मतलब हो गए चिड़िया के पंख। अच्छा, ये तो हो गया कि जीवित प्राणी के साथ हमारा अपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन साथ ही साथ समय, स्थान, तौल तथा कीमत जब ये रहेंगे तो भी अपोस्ट्रोफी एस ही लगेगा। वो आदमी नहीं है, फिर भी जो मापतौल की इकाई होती है, जो क्वांटिटी में मेजरमेंट क्वांटिटीज होते हैं, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस ही लगाते हैं। जैसे एक दिन की छुट्टी, तब उसमें बोलेंगे 1 डेज लीव। लीव ऑफ 1 डे कहना गलत हो जाएगा, हमें बोलना होगा 1 डेज लीव, है ना। 1 ग्राम का वजन, तो हमको बोलना होगा ए ग्राम्स वेट। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से समय, स्थान, तौल या कीमत की बात रहती है तो भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और ऑफ का सीधा सीधा लॉजिक ये समझे आप कि ऑफ का जो यूज होता है वो निर्जीव के साथ होता है, नॉन लिविंग के साथ होता है। जैसे मान लीजिए हमें कहना है किताब के पन्ने, तो जो किताब है हमारा वो निर्जीव है ना। किताब निर्जीव होता है और उसके जो पन्ने होते हैं वो भी निर्जीव होते हैं। तो यहाँ आप बुक्स पेजेस नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। जब इस तरह की बात आती है, निर्जीव की बात आती है, तो ट्रांसलेशन उल्टे चलने लगता है। तो पहले पन्नों का इंग्लिश लिख दीजिए पेजेस, फिर काके की का इंग्लिश ऑफ, किताब का इंग्लिश अ बुक, पेजेस ऑफ अ बुक। कुर्सी की बाहें, आर्म्स ऑफ अ चेयर। आ रही बात समझ में?
तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली दो चीज याद रखिए, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आप दिमाग से हटाएं और सीधे सीधे एक बात आप दिमाग में रखें कि लिविंग्स के साथ जो सजीव होंगे उनके साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है और जो निर्जीव हैं उनके साथ हमें ऑफ लगाना है। आई होप कि मैंने आपको जो केस पढ़ाया ये केस की बातें समझ में आ गई होंगी, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ही बोल रहा हूं कि आजकल कॉम्पिटिटिव स्टडीज करने का मतलब ही होता है कि सेट योर टारगेट एंड हिट योर टारगेट। बहुत ज्यादा पढ़ के को खास फायदा नहीं, आप पढ़िए, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आप टारगेट अचीव करके पढ़िए। ऐसा नहीं आप बोल रहा हूँ, आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ये कम बताने के चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, मेरा मानना है कि आप पढ़िए लेकिन टारगेट्स अचीव करने के बाद पढ़िए। ऐसा नहीं कि लोग जॉब लेने के बाद छोड़ देते हैं। आजकल मैं अपने बहुत सारे ऐसे मित्रों को भी जानता हूँ, मैंने जॉब छोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें मेरे अब जो टारगेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी कोई तो बकायदे पुलिस जॉब में बकायदे वो बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मतलब पढ़ाई छूटती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप छोड़ देंगे अगर आप टारगेट ओरिएंटेड है। इफ यू आर ओवर एम्बिशियस, चलिए ओवर नहीं है तो एम्बिशियस भी है, अगर महत्वाकांक्षी हैं तो आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ते रहेंगे और डिटेल करेंगे और डिटेल करेंगे तो आपका डिटेल होता चला जाएगा। लेकिन जो फिलहाल मैंने ये क्लासेस रखी है ये एयरफोर्स, नेवी, एयरमैन और एए और एसएसआर वगैरह के लिए रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें थोड़ी चीजें ही पढ़नी है आपको और उन थोड़ी चीजों पर ऐसा कमांड रखना है कि आपका जो है नंबर आ जाए। बार बार मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था कि आपके 20 नंबर्स की इंग्लिश होती है जिसमें 10 तो क्वालिफाइंग है ही, लेकिन आप अगर 10 लाते तो मेरिट नहीं बनता, आपको एटलीस्ट 17 के लिए एस्पायर करना पड़ेगा कि मेरे को 17 नंबर आए, तब जाकर के आपके जो है ना मार्क्स अच्छे आएंगे तो मेरिट बनेगी और फिर आप आगे जाएंगे। इसलिए इतना ही केस में काफी है। हालांकि केस में कुछ और चीजें हैं जरूर, लेकिन वो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो हमारी जो एसएससी सीजीएल वगैरह की जो वीडियोस आएंगी आप उसमें देखेंगे। ये चैप्टर को और हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और चीजों को इंक्लूड करेंगे और थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, इसको और बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। फिलहाल आपके केस के लिए इतनी ही बातें काफी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ये जो अभी तक मैंने जो चीजें पढ़ाई इस पे कुछ क्वेश्चन सेट करके आपको दूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आकर के उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूंगा और आप अपना मिला लेंगे कि आपने सही किया है कि गलत किया है, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम नई टॉपिक पर चलेंगे। टिल देन, दिस इज आशीष कुमार साइनिंग ऑफ। हैव ए गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।